हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के सॉल्यूशंस। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो देखिए, दीवानी का मतलब क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। आंसर्स हैं यहाँ पर। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो देखिए, पहले क्या होते थे ना, हमारे देश में दीवान हुआ करते थे। दीवान जो है उनके पास हक होता था, अधिकार होता था कि वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, जमीन से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दीवानी राइट होता था। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। फौजदारी अदालत जो है क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी, मतलब जैसे कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो वो कौन सी अदालत में जाकर के केस होगा? फौजदारी अदालत में होगा उसके खिलाफ। और राम चन्नमा कौन थे? लेड इन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। कित्तूर का जो इलाका है वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किया था राम चन्नामन ने। सिपाही जो सिपाही होते थे ना, सिपाही आज के टाइम पर भी आर्मी में और पुलिस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए यहाँ पर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी ना, उसके बाद ब्रिटिश जो है इन PLASSE बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश ने इंडिया को जीतना एक तरह से शुरू कर दिया था। हैदर एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। ये मैसूर के राजा थे। ये जो है बी का आंसर है, मैसूर, MYSORE। नेक्स्ट है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब राजा का अगर कोई बेटा नहीं है, अपना असली बेटा नहीं है, तो उसकी जो राज्य है वो अंग्रेज हड़प लेंगे। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और स्टार्ट की थी डलहौजी ने। नेक्स्ट है मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया देखिए, वैसे मैप तो अच्छा बनाना नहीं आता है, बट जैसे सपोज करिए हो, जैसे ये है, ये इंडिया है। तो मराठा जो है यहाँ पर थे ना वेस्टर्न पार्ट में, इस वाले इलाके में मराठा थे। ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, तो डी का आंसर हो जाएगा वेस्टर्न। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। तो देखिए, पहला है मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी। मुगल एम्पायर के 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग हुई थी? नहीं भाई, गलत बात है। 18th सेंचुरी में तो वीक होना शुरू हो गई थी। जब औरंगजेब मर गया था ना, उसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो गिरनी शुरू हो गई थी। बी पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। के ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी थी जिसने इंडिया के साथ व्यापार किया था? ये भी फॉल्स है, क्योंकि फ्रांस भी आया था यहाँ पर, पोर्टुगीज़ भी आए थे, डच भी आए थे, तो काफ़ी सारी कंपनीज आई थी यूरोप की। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के रूलर थे, सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट है ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरी दे कॉन्कर्ड। क्या ब्रिटिश जो है कोई भी बदलाव नहीं लाते थे उन इलाकों में जहाँ पर वो जीतते थे जो इलाके? वो तो बिल्कुल फॉल्स है भाई, इतने बदलाव लाते थे कि इंसानों का जीना हराम कर देते थे। तो ये हमने ट्रू फॉल्स इसके देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। तो यूरोप में जो यूरोप की कंपनीज काफ़ी सारी इंडिया में आई थी ना व्यापार करने के लिए, तो भाई क्यों आई थी? क्या ऐसा पसंद आ गया था उन्हें इंडिया में? तो देखिए, इसका आंसर है, पहला पॉइंट है द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो फाइन क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन और सिल्क इंडिया में उगता था ना, वो जो ब्रिटेन के लोगों को और यूरोप के लोगों को, इनफैक्ट पूरी दुनिया को बहुत पसंद आता था। तो इसके कॉटन होता है, कॉटन जो सूती कपड़ा होता है, सिल्क, इस तरीके के कपड़े के लिए व्यापार करते थे इंडिया के साथ। और इंडिया के मसाले बड़े पसंद थे उन लोगों को, जैसे कि पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमम, है ना, जैसे कि लौंग, इलायची, ये सब बड़ी पसंद आती थी, इसलिए वो इंडिया के साथ व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो बंगाल का नवाब था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, वो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी इंडिया के लोगों के साथ, अंग्रेज़ों को और नवाब, मतलब नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या दिक्कत हो रही थी? देखिए, इसका आंसर है, पहला पॉइंट है द बंगाल नवाब्स एजर्टेड देयर पावर एंड रिफ्यूज टू ग्रांट द कंसेशंस टू द कंपनी। तो कंपनी कह रही थी कि हम लोग अच्छे से व्यापार कर सके, इसके लिए आप लोग हम लोगों से टैक्स वगैरह ज़रा कम लिया करो। तो बंगाल के नवाब ने कहा कि हम टैक्स ले लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो एक ये प्रॉब्लम थी कि कंसेशंस नहीं देना चाहते थे उन लोगों को। नेक्स्ट है दे डिमांडेड ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और जो
नवाब्स थे वो ये कहते थे कि कंपनी जो है नवाब को पैसा भी देगी, क्योंकि वो नवाब की ज़मीन पर व्यापार कर रही है तो नवाब को पैसा तो देगी ना कंपनी। तो ये भी कह रही थी, कंपनी को बड़ी चिढ़ लगती थी इस बात से। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डिनाइड कंपनी राइट टू मिंट कॉइन्स। देखिए मिंट कॉइन का मतलब होता है अपने सिक्के बनाने की आज़ादी दे दी थी हमारे बहुत ही महान जो राजा थे, मुगल बादशाह थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा था कि तुम अपनी करेंसी यहाँ पे इंडिया में छाप लो। कितनी बेवकूफ़ों वाली हरकत करी थी, नवाब ने मना कर दिया तो कंपनी चिढ़ रही थी इस बात से भी। नेक्स्ट है, होपफुली आप लोगों ने चैप्टर मेरा देख लिया होगा, मैंने बना रखा है, आपको ये सब बातें उसमें अच्छे से समझ आएंगी। स्टॉप्ड द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी करना, मतलब अपने जहाँ पर ये रह रहे हैं अपनी फैक्ट्री के आसपास आर्मी रख लेना, बहुत ही बड़े बड़े किले बना लेना। इस चीज़ को भी नवाब पसंद नहीं कर रहा था, कंपनी को मना कर रहा था ये करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। नवाब ये भी कह रहा था कि कंपनी जो है वो नवाब की बात नहीं मान रही है, नवाब की अथॉरिटी को नहीं मान रही है, नवाब को पैसा भी नहीं दे रही है। नेक्स्ट है, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब। और कंपनी जो है रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही है नवाब की, और ह्यूमिलिएटिंग लेटर, ऐसे लेटर्स भी लिख रही है नवाब को जो नवाब की बेइज्जती करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें नवाब को पसंद नहीं आ रही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसमें जो है नवाब को हरा दिया गया, और जो दीवानी है वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स ले लिए गए, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार जो हैं वो ले लिए किसने, कंपनी ने। इससे कंपनी को कैसे फ़ायदा हुआ? इसका आंसर है, द मुगल एम्परर इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनी द बंगाल ऑफ दीवान ऑफ बंगाल। तो मुगल एम्परर ने फिर यही काम किया, उल्लू वाला टाइप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, क्योंकि मुगल एम्परर के पास बहुत ज़्यादा कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए बेचारे वो क्या करते। और तो जो मुगल एम्परर थे 1765 में अपॉइंट कर दिया कंपनी को कि भाई तुम लोगों से टैक्स कलेक्ट करो जा करके। दीवानी अलाउड द कंपनी टू एक्सप्लॉइट द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी राइट्स मिल गए तो खूब पैसा खसोटने लगे अंग्रेज लोगों से। अर्लियर इट्स ट्रेड हैड एक्सपेंडेड बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि ज़्यादातर जो भी इंडिया से सामान खरीदते थे बदले में क्या देते थे, सोना चांदी देते थे, तो इन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। फिर क्या हुआ, इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, अंग्रेज़ जो हैं वो पैसा इकट्ठा करने लगे, लोगों से कर लेने लगे, तो वही पैसे से ये लोग सामान खरीद लेते थे और बहुत ही कम दाम में खरीदते थे, कम से कम दाम में खरीदने की कोशिशें करते थे। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, दीज रेवेन्यू आर यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क। क्योंकि रेवेन्यू इंडिया से आराम से किसानों से ये लोग इकट्ठा कर लेते थे कर, और से आसानी से ये सिल्क और कॉटन वगैरह खरीद लिया करते थे। टेक्सटाइल होता है कपड़ा। टेक्सटाइल्स इन इंडिया मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस इन कलकत्ता। और मतलब ये जो व्यापार करते थे और ये जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, इससे इतना फ़ायदा हो रहा था इन लोगों को कि इन्होंने और भी ज़्यादा अपने सैनिक, एक कंपनी ने अपने सैनिक रखने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो जो देखिए सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम है, अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट आर्मी, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द company was supposed to maintain for the purpose of this protection। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या था कि हमारे देश का जो राजा है, इंडिया का राजा अपनी फ़ौज नहीं रख सकता, और उसके दरबार में किसकी, उसके राज्य में किसकी फ़ौज रहेगी, अंग्रेज़ों की, और उस अंग्रेज़ी फ़ौज को रखने के पैसे राजा को देने पड़ेंगे अंग्रेज़ों को। और यही सिस्टम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। मतलब इंडिया का जो राजा है वो कंपनी के अंडर आ चुका है, वो सुप्रीम नहीं है, उस राजा पर किसकी चलेगी, कंपनी के लोगों की चलेगी। यही सिस्टम था कंपनी का सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम। सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन, इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन एज पेनल्टी। अगर इंडियन रूलर्स पैसे नहीं दे पाते थे अंग्रेज़ों को तो उनका राज्य हड़प लिया जाता था काफ़ी सारा। द स्टेट्स विच हैड टू लूज़ देयर टेरिटरीज ऑन द ग्राउंड्स वर अवध और हैदराबाद, और आप झांसी कह सकते हैं, काफ़ी सारे राज्यों को इसी बात पर हड़प लिया गया था कि भाई पैसे नहीं दे रहे हो तुम, अब हम तुम्हें हड़प लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। इंडियन जो रूलर्स थे वो जिस तरीके से काम करते थे और कंपनी जिस तरीके से काम करती थी वो कैसे अलग था। तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास
तो देखिए किस तरीके से वो कैसे रूल करते थे। कंपनी डिवाइडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन प्रेसिडेंसीज, देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने 3 इलाकों में बांट दिया था देश को। कैसे? जो जो उनके पास इलाके थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इंडिया में क्या होता था, जो राजा थे वो अपने राज्य को जिलों में बांटते थे और ये जो अंग्रेज थे प्रोविंसेस में बांटा करते थे, प्रेसिडेंसीज में बांटा करते थे। ईच प्रेसिडेंसी वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट वर रूल्ड बाय कलेक्टर। तो एक जो प्रेसिडेंसी होती थी उसमें तो गवर्नर होता था और प्रेसिडेंसी में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होती थी उसमें कलेक्टर होता था। और द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज द गवर्नर जनरल। और सबसे ऊपर कौन होता था, सारे गवर्नर्स के ऊपर होता था गवर्नर जनरल। बट इन इंडिया द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज किंग। जो इंडिया में हेड जो होता था एडमिनिस्ट्रेशन का वो तो राजा होता था और इनमें गवर्नर जनरल होता था कंपनी में। नेक्स्ट, द मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वाइल द मेन जॉब ऑफ कलेक्टर वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो गवर्नर जनरल का काम होता था वो कामकाज देखना कि भाई राज्य में सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, और कलेक्टर का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना और देखना कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। गवर्नर जनरल का काम होता था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को देखना, और जो कलेक्टर होता था इसका काम होता था कि भाई रेवेन्यू वगैरह अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब देखना। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। तो हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से बदलाव आए थे कंपनी की कंपोजिशन में। नेक्स्ट, इसका आंसर है द कंपनी आर्मी कंपोज्ड। कंपनी की जो आर्मी होती थी ना, टाइम के साथ साथ क्या बदलाव आए थे उसमें, तो सबसे पहले कैवलरी होती थी और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होते थे। मतलब कुछ लोग पैदल होते थे, कुछ लोग घोड़े पे चलने वाले सवार हुआ करते थे। फ्रॉम 1820s द कैवलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। तो जो कैवलरी होती थी ना, जो घोड़े वाली, वो कम होने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो बदलाव आ रहे थे उसमें जो इन्फेंट्री पैदल सेना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19th सेंचुरी में कि भाई बिल्कुल एक प्रॉपर मिलिट्री कल्चर होना चाहिए। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। तो ड्रिलिंग होने लगी, पूरी डिसिप्लिन तरह से मेंटेन। ड्रिलिंग का मतलब है इनकी कुछ ना पहले एक्सरसाइजेज वगैरह होने लगी, जैसे कि किस तरीके से गोली चलाई जाएगी, कैसे परेड होगी, ये सब उनको सिखाया जाने लगा। तो पूरी यूरोपियन स्टाइल की आर्मी ये लोग बनाने लगे थे, प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कलकत्ता ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बिग सिटी। जब बंगाल को हड़प लिया था अंग्रेज़ों ने, तो ये छोटे से गांव से बहुत ही बड़ी सिटी बन गया। तो काफ़ी सारे कल्चरल सेंटर्स वगैरह जो हैं ये बनाए जाने लगे। तो देखिए इसका आंसर ये है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बिगिन। ब्रिटिश कल्चर में ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा कि बहुत ज़्यादा कोई जो कोट पैंट वाला स्टाइल होता है वो आने लगा। आर्किटेक्चर में जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर बढ़ने लगा और इंग्लिश स्टाइल की बिल्डिंग्स बनने लगी। लाइफ में इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश कपड़े काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे। तो ये हो गए हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।